मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। सभी मोमिन कॉन्फ्रेंस के ऑफिस मेंबर्स, ऑफिस बेरर्स और मेंबर्स, आज ये बहुत ही बड़ा और मैं कहता हूँ ऐतिहासिक दिन है, जो आपको एक इतना बड़ा सनत होते हुए एक बुनकर भवन नहीं था और आज आपको बुनकर भवन मिल रहा है। ये एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा आपके लिए। हम लोग तहे दिल से मोमिन कॉन्फ्रेंस, ख़ास तौर से तहे दिल से एजाज बेग साहब का और माननीय मंत्री जी का तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात का एहसास है कि ये सनत अगर बचा और सनत को प्रमोट किया गया तो हिंदुस्तान का, जिस तरह से अभी मंत्री जी ने कहा कि फार्मर्स के बाद, किसानों के बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सनत है, वो हिंदुस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। यही नहीं, मैं अभी एक देख रहा था बहुत ज़बरदस्त स्पीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि तहरूर साहब का लंदन में एक बहुत बड़ी सभा में, पार्लियामेंटेरियन के सभा में, इतना बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि ये जो लंदन की सारी चमक धमक जो है और लंदन का जो सारा जो पैसा खर्च किया हुआ है, ये हिंदुस्तान के बुनकरों का हक मार करके किया हुआ है। आप सोचिए कि जब लंदन को हम चमक धमक और मैनचेस्टर मूवमेंट जो चलाया गया, जिस वक्त कपड़ों को मैनचेस्टर से हिंदुस्तान में ला करके और आपको आपके सनत को बर्बाद करने की कोशिश की गई, उस वक्त बुनकरों ने मिल करके आज़ादी में कांग्रेस के साथ और देश को गांधी जी और नेहरू के साथ मिल करके देश को आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किया। आज ये आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर, अगर हिंदुस्तान सेकुलर है आज, तो इसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा योगदान है। मोमिन कॉन्फ्रेंस आज़ादी से लेके, शुरू से लेकर के, आज़ादी से पहले 1919 से लेकर करके आज़ादी तक टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान और जिना का खुल करके विरोध किया, धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों का खुल करके जवाब दिया। और यही वजह है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के लीडर ने यह आह्वान किया कि कोई भी अंसारी, कोई भी बुनकर, कोई भी काश्तकार हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान नहीं जाएगा। और आज आपकी आबादी हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा है। कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे झारखंड जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ मुसलमानों में अंसारियों की आबादी 90% है। आदिवासियों के बाद नेक्स्ट अंसारियों की आबादी है। और आप ये समझ लीजिए कि चूंकि आप पाकिस्तान नहीं गए और 60% मुसलमानों में अंसारी पाकिस्तान नहीं गए, यही वजह है कि हिंदुस्तान को मजबूरन सेकुलर स्टेट बनाना पड़ा और सेकुलर स्टेट करना पड़ा, वरना उस वक्त ही हिंदू राष्ट्र हो गया होता। तो मुसलमानों में ख़ास तौर से अंसारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा सेकुलर स्टेट को कंटिन्यू करने में, सेकुलर राज्य को कंटिन्यू करने में। और आपने कुर्बानियाँ दी आज़ादी के अंदर। अब्दुल कयूम अंसारी, ज़फ़र रहमान अंसारी, आसिम बिहारी, ऐसे नाम थे जिन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया और साथ साथ गांधी जी के साथ कंधे में कंधे मिला करके देश की आज़ादी में योगदान किया। एक बहुत बड़ी बात जो आप किसी को मालूम नहीं है शायद, गांधी जी के मारने वाले को सब जानते हैं, सब नाम जानते हैं, नाथूराम गॉडसे। लेकिन गांधी जी को बचाने वाला कौन था? अगर गांधी जी को जिस वक्त उनके खिलाफ साजिश की गई, उनको मारने का कोशिश किया गया, अगर बतक मियां अंसारी, मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर, मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर, अगर गांधी जी को नहीं बचाया होता, चंपारण मूवमेंट में जब गांधी जी को जहर दिया गया, तो गांधी जी का देहांत हो गया होता और आज़ादी 20 साल और टल गया होता। तो गांधी जी को बचाने वाला भी मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर था। तो आज़ादी में हमारी योगदान है। हम लोग देश भक्त हमेशा से रहे
सेकुलर रहे, और आज भी हम सेकुलर हैं। और जो भी पार्टी धर्म की राजनीति करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो जो मुसलमान या हिंदू के नाम पे पॉलिटिक्स करेगी, हम मोमिन कॉन्फ्रेंस हमेशा खुल करके उसका विरोध करती है। आप देखेंगे कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कभी भी, ये कहते जरूर हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अंसारियों की ऑर्गेनाइजेशन जरूर रही, लेकिन जितना भी काम किया हमने फ्लाहुद का, जितना भी हमने काम किया वेलफेयर का, जितना भी हमने सोशल काम किया, उसमें कभी भी हमने धर्म और जात के नाम पे भेदभाव नहीं किया। हम लोगों ने मोमिन कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी, आप देखेंगे कि जो रिजर्वेशन जो 85% मुसलमानों को, ओबीसी को मिल रहा है आज देश के अंदर, वो मोमिन कॉन्फ्रेंस की लड़ाई और मोमिन कॉन्फ्रेंस का मांग और जद्दोजहद और धरना प्रदर्शन का आज देन है। बाद में मंडल कमीशन आया, आपका नाम मंडल कमीशन में भी आया, बैकवर्ड मुसलमानों का भी नाम उसमें मंडल कमीशन में हम लोगों ने लाए, और आज की डेट में सभी को, जो आप देख रहे हैं कि चाहे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, कॉलेजेस में, आपको आईएएस में, आईपीएस में, पीसीएस में जो सर्विसेज में रिजर्वेशन है मुसलमानों का, वो मोमिन कॉन्फ्रेंस का देन है। बहुत लोगों को मालूम नहीं, कहते हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस आज के डेट में भी हिंदुस्तान में 23 स्टेट में मजबूती के साथ काम कर रहा है, और कई स्टेट में जैसे झारखंड में, तो मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस की जितनी मजबूती के साथ झारखंड में ऑर्गेनाइज्ड है, ब्लॉक लेवल तक है, वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके बराबर में ऑर्गेनाइज नहीं है। यही वजह है कि आज वहाँ मंत्री भी कैबिनेट रैंक के हैं। और यही नहीं, हमारा एक ही मकसद है कि जो पिछड़ा वर्ग है हमारा मुसलमानों के अंदर, चाहे कोई धोबी हो, नट हो, जुसात हो, कोई भी हो, उसको आगे आना चाहिए। और हम लोगों ने उनकी लड़ाई, ख़ास तौर से जब यूपीए 1 आया, तो यूपीए 1 में हम लोगों ने मनमोहन सिंह और मैडम सोनिया गांधी से मिलकर के हम लोगों ने आह्वान किया कि ये जो धर्म और ये जो रिजर्वेशन का जो भेदभाव धर्म के नाम पे, मुसलमान धोबी है तो ओबीसी, हिंदू धोबी है तो शेड्यूल कास्ट, उसके सारे प्रिविलेजेस, सारे बेनिफिट मिलेंगे, मुसलमान धोबी है तो उसको नहीं मिलेगा, इसको हम लोगों ने इसका खुल करके विरोध किया। और उसी के संदर्भ में 5 बार जंतर मंतर में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने बड़ा धरना दिया। उसके बाद यूपीए सरकार ने उसको सोच समझ करके फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन लाया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने साफ अपने रिपोर्ट में कहा, जो मोमिन कॉन्फ्रेंस में मैं कई बार 5 बार उसमें अपीयर हुआ, मोमिन कॉन्फ्रेंस का मेमोरेंडम और बहस करने के लिए, बताने के लिए कि क्यों हम ये मांग कर रहे हैं, जिसको उस रिपोर्ट में भी मोमिन कॉन्फ्रेंस का उन बातों को जिक्र किया गया है। रंगनाथ मिश्रा ने साफ कहा कि ये जो रिजर्वेशन है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, यहाँ पे धर्म के नाम पे भेदभाव गलत है। जो धोबी मुसलमान है या धोबी हिंदू है, धोबी क्रिश्चियन है, सबको एक समान मिलना चाहिए। ये बात, उसके बाद से आप देखें यूपीए सरकार आई, यूपीए सरकार में हम लोगों ने मांग किया, पार्लियामेंट में रखा गया, लेकिन किसी वजह से वो पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुआ। आज वो कोल्ड स्टोरेज में, चूँकि सरकार उसका खुल करके विरोध कर रही है। अभी एजाज बेग साहब ने कहा कि बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि ये काम हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पॉलिटिकल विल हो, पक्का इरादा हो, तो कोई रोक नहीं सकता है। और आपके साथ मोमिन कॉन्फ्रेंस है, और मोमिन कॉन्फ्रेंस इस नेक काम के लिए आपको बधाई देती है, और हम लोग सब मिलकर के चाहते हैं कि इस काम को बड़ा काम होना चाहिए, और इंशाअल्लाह होगा। ये एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर कोई नुमाइंदा, चाहे किसी पार्टी का हो, एमएलए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जब वो चुन करके आता है तो वो किसी पार्टी का नहीं, पार्टी का भले वो कहता रहे, लेकिन पूरे आवाम का रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे आवाम का वो मिनिस्टर है। आपको कभी भी ये जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि हमें इससे काम लेना है, नहीं लेना है। आप सरकार से काम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप ना कि भारतीय जनता पार्टी से या क्या नाम है कोई दूसरे शिवसेना से आप काम ले रहे हैं। आप अपनी सरकार से, और सरकार आपकी है, आवाम की सरकार होती है। तो बहुत बड़ी बात है कि माननीय मंत्री जी ने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एज ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को ये आश्वासन दिया है, और उम्मीद है कि हम लोग उसको देखेंगे कि वो काम पूरा होता है। मोमिन कॉन्फ्रेंस
हमेशा से, आज भी हम लोग, मैं आपसे बताऊं कि जिस वक्त रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जब बहस चल रहा था और उसमें हम 5 बार जब पेश हुए उनके साथ कमीशन के सामने, उस वक्त MIM के 2 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर और 2 MLA, 4 आदमी का डेलीगेशन उसके सामने पेश हुआ और आपका रिजर्वेशन, मुसलमानों का बैकवर्ड रिजर्वेशन को, OBC मुसलमानों को रिजर्वेशन खुल करके उन लोगों ने विरोध किया। कहा कि 700 साल मुसलमान रूल किए, हमारे यहाँ कोई बैकवर्ड नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान को बैकवर्ड मान लो। हम लोगों ने जब कहा रंगनाथ मिश्रा को कि आप, ये लोग रूलिंग क्लास हैं, ये जानते हैं, हमेशा से रूल किए हैं, आप हमारे बता दीजिए कितने पार्लियामेंटेरियन हैं। उस वक्त आपको लगभग 40 पार्लियामेंटेरियन थे। हमने कहा मुसलमानों बता दिए कितने, एक केवल है अंसारी और एक और बैकवर्ड थे, फुरकान अंसारी और एक और बैकवर्ड उस वक्त आपको पार्लियामेंट, 40 पार्लियामेंटेरियन में केवल 2 बैकवर्ड हैं और कहते हैं साहब सबको दे दीजिए रिजर्वेशन। रंगनाथ मिश्रा को मैंने कहा कि आप तेलंगाना जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, वहाँ के हालात देखिए, बैकवर्ड और OBC मुसलमानों से मिलिए और आप इसको फैसला लीजिए कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। वो गए और जाने के बाद जब उनका स्टडी हुआ और स्टडी करने के बाद हमारी जब उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो कहा यू आर राइट दैट देयर आर बैकवर्ड मुस्लिम्स हु हैव बीन डिप्राइव्ड बाय दीज सो कॉल्ड रूलिंग क्लासेस। तो आज आपको रंगनाथ मिश्रा कमीशन एक इतना बड़ा रिकमेंडेशन है कि अगर इंशाल्लाह लागू हुआ तो मुसलमानों में 85% मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है, चाहे वो नौकरी से, पढ़ाई से, एडमिशन से, रिजर्वेशन से, बैंक लोन से, 85% मुसलमानों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये बहुत बड़ा योगदान ये भी मोमिन कॉन्फ्रेंस ने लड़ करके इसको हासिल किया है। सरकार आज नहीं है, जैसे मंडल कमीशन 25 साल तक मंडल कमीशन रिपोर्ट आने के बाद लटकता रहा और उसके बाद लागू हुआ, तो इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा सेकुलर सरकार इस देश में आएगी तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी लागू होगा और हमारी और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाएगा। मोमिन कॉन्फ्रेंस से मैंने बार बार कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस कोई लोकल बॉडी नहीं है, ये बहुत हिंदुस्तान का 100 साल से ज़्यादा पुराना और एक तंजीम है जो आपके लिए काम कर रहा है और कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं। मैं 30 साल से मोमिन कॉन्फ्रेंस को, मुझे मैडम सोनिया गांधी जी ने खुद कई बार ऑफ़र किया कि आप इसके या उसके आप बन जाएं। हम लोगों ने कहा नहीं, आप हमारे मोमिनों को, आप जो रिजर्वेशंस का है, जो बेनिफिट का है, जो बुनकरों का है वो दीजिए। और अभी मैंने कहा कि जुमरात के रोज़ भी हम लोगों ने बुनकर को मसाइल पे जो आज़ाद मैदान में धरना दिया, तो हम लोग हमेशा से मोमिन कॉन्फ्रेंस बुनकरों के लिए, चूँकि शुरू से बुनकर मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ रहे और हम बुनकरों के साथ रहे, तो हम लोग आपसे यही कहेंगे कि अगर आप इसको भी, मालेगांव को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैनचेस्टर बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट बनाना चाहते हैं, तो आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े और साथ साथ जो है हमारे एजाज भाई जो आपको इन्होंने बुनकर भवन दिया है, आप लोग इनके साथ कोऑपरेट करें और चाहे कोई भी बीच में आए वो काम होना चाहिए, बुनकरों का हक मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ बनकर हमेशा रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। अपने मालेगांव शहर में जो बुनकर भवन बनने वाला है उसके ताल्लुक़ से आज के इस मीटिंग में उपस्थित फिरोज अहमद अंसारी साहब, मतीन जी अंसारी साहब, उमर जी लकड़ावाला, परवेज जी अंसारी, जमील जी क्रांति, मोहम्मद सादिक हुसैन जी, मौलाना अब्दुल कासमी जी, प्रोफेसर माजिद सिद्दीकी जी, मंच पर सभी पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी जिम्मेदारान और जिनकी पुढाकार की वजह से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
पार्टी के ऊपर उठकर हमारे मित्र एजाज भाई, पत्रकार मित्र, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर तो सभी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। अपने जीवन में अनेक क्षण आते हैं जाते हैं। बहुत सारे काम के लिए निधि भी मंजूर किया जाता है, काम भी हो जाते हैं, लेकिन किसी काम को निधि दिया और उसके लिए शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना, ऐसे बहुत कार्यक्रम कम होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। जो बुनकर भवन बनेगा तो सभी मालेगांव वासियों के हित में है, और बुनकर तो अपने मालेगांव का डीएनए है। और काफ़ी सुविधा वहाँ पर अपने को देना पड़ेगा। जैसे कल यंत्रमाग के बारे में मंत्री महोदय चंद्रकांत दादा पाटिल साहब मालेगांव पधारे थे। आप में से कोई लोग उपस्थित भी हो गए। सरकार यंत्रमाग के बारे में और किस ढंग से सपोर्ट किया जा सकता है, इस क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय के बारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके कुटुंब का उदर निर्वाह का साधन बनता है। खेती के बाद ये 2 नंबर की इंडस्ट्री है कि जहां पर ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलता है। तो उसका एक रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी भी अपने मालेगांव के ऊपर दी गई सरकार की तरफ से, और लगभग 90% उसका रिपोर्ट भी तैयार हो चुका है। आप सबकी जो सूचनाएं थी, भिवंडी होगा, इचलकरंजी होगा, बहुत सारी संगठनाएं, उनका सब सुझाव लेकर लगभग वो रिपोर्ट तैयार हो गया है। मुझे लगता है उसमें जहाँ जहाँ पर ये टेक्सटाइल रिलेटेड, जैसे भिवंडी है, भिवंडी तो कम हो गया अभी, मालेगांव है, इचलकरंजी है, यहाँ पर टेक्सटाइल रिलेटेड कॉलेज की भी अपने को मांग रखना पड़ेगी, ताकि एक स्किल इंजीनियर्स या स्किल लेबर वहाँ से अपने को उपलब्ध हो सकता है। एजाज भाई, औहदे आते हैं जाते हैं, कल कौन था, आज कौन है, कल और कोई रहेगा, लेकिन भगवान और ऊपर वाले की दुआ से जो भी औहदा मिला है, तो जितने अच्छा काम हम कर सकते हैं करने की कोशिश करना चाहिए। और अपने मालेगांव में तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है 1 साल से तो सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर, हाँ ये भी बात सही है क्या एक ही टाइम पे तो सब मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन जितना भी बन सकता है, पूरब पश्चिम ये सब वाद विवाद ना करते हुए, मतभेद ना करते हुए, जितना भी बन सकता है करने की कोशिश हो रही है। और आपको ग्राउंड पे ये दिखता होगा, पूरे मालेगांव शहर में विकास के काम चालू है। अपना मालेगांव शहर बदल रहा है। शायद अगले 15 दिन के अंदर पूरे मालेगांव शहर के अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए कॉरपोरेशन 33%, राज्य सरकार 33%,
और केंद्र सरकार 33%। अमृत योजना टप्पा 2, इसके माध्यम से शायद 1-1.5 साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब, उनका महाराष्ट्र का दौरा मालेगांव से शुरू हुआ था, उस दौरा में उनके सामने ये मांग मालेगांव वासियों की तरफ से रखी गई थी और सभी मालेगांव वासियों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। 500 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए अपने मालेगांव के लिए उन्होंने मंजूर कर दिया। लगभग वो सब टेक्निकल चीज़ें रहती है, वो सब पूरी अभी अंतिम स्टेज में है और 15 दिन के अंदर पूरे मालेगांव शहर के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू हो जाएगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह से मैं समझता हूँ जो ओपन गटर या जहाँ पर गटर नहीं है तो ये सब गंदगी, दुर्गंधी और उसका ताल्लुक बीमारी से है, ये सब कम हो जाएगा। उसके साथों साथ 150 करोड़ रुपया पीने के पानी के लिए भी सरकार ने मंजूर कर दिया है। उसका भी काम ये आने वाले 15 दिन में शुरू हो जाएगा। जहाँ पर पीने की पानी की पाइपलाइन ही नहीं है वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जहाँ पर बस्ती कम थी, छोटा पाइपलाइन था, अभी बस्ती बढ़ गई, आबादी बढ़ गई तो बड़ा पाइपलाइन डालने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जो तलवाड़े डैम से अपने मालेगांव शहर को जो पानी सप्लाई करती है वो पाइपलाइन बहुत पुरानी है और सीमेंट की है। बहुत साल में कितनी बार उसका लीकेज हो जाता है, तो वो पाइपलाइन भी नया बिछाने का उसमें समावेश किया गया है। शहर के पूर्व साइड के पॉलिटिक्स में तो मैं पढ़ता नहीं कौन टीका टिप्पणी करता उसके ऊपर भी ध्यान देता नहीं मैं। अपने को अच्छा काम करने का है, गोर गरीब का आशीर्वाद मिलेगा ऐसा काम करना है और यही सीख बाला साहब ठाकरे जी ने हम सबको दी है। गोर गरीब की सेवा करो तो जितना अच्छा बन सकता है करने की हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे अभी मालेगांव में लगभग नए 5 हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं। कारपोरेशन की तरफ से 2 हॉस्पिटल, एक अल्पसंख्यक के माध्यम से दयाने में, उसका भी काम बहुत जोर शोर से शुरू है। एक कैंप में CSR फंड से एक हॉस्पिटल बनाया और छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए स्पेशल 100 बेड का हॉस्पिटल अपने मौसम पुल पे लोड़ा मार्केट के बाजू में शायद ये 2-3 महीने के अंदर उसका लोकार्पण करने का है। आपको पता होगा अगर हमारे घर में नया मेंबर आता है, सदस्य आता है, जब हमारे घर का महिला डिलीवरी होता है तो खासगी हॉस्पिटल में 5-10 हज़ार रुपये बिल देना पड़ता है। अगर सीजर केस रहा तो 25,000 से ज़्यादा बिल देना पड़ता है। और हॉस्पिटल भी ऐसा बन रहा है, पूरे मालेगांव शहर में खासगी हॉस्पिटल में नहीं होगी ऐसी सुविधा सरकार के हॉस्पिटल में मुहैया कराई जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से तो 3-4 मिनट में जा सकते हैं। लगभग 2-3 महीने में उसका लोकार्पण करना है। मौसम पुल का काम चालू है, इधर सांडवे का भी काम चालू है, उधर दयाने को ज्वाइन करने वाला ब्रिज का काम चालू है। हाँ, थोड़ा झुकता माप, क्योंकि जनता जनार्दन के दरबार में जाना पड़ता है ना, है कि नहीं?
अरविंद पवार ने जब अभी मंत्री साहब आए खड्डा देखे तो बोले या तो आप लोग सोलगांव में आ जाओ या दादा को आप तो इस मरतबा दादा इधर से आप फॉर्म भर दो। शुक्रिया। आप हो जाएगा। अभी एजाज भाई को अगर बोलेंगे ये तो बड़ा मन किया आपने, क्या वार्ड के बाहर अपने काम सुझाव किया है, लेकिन पहले तो कोई भी अपना वार्ड देखेगा, है क्या नहीं? अभी मुझे अगर कोई पूछेगा तो पहले मैं मालेगांव बोलूँगा। तो मालेगांव की तरक्की के लिए, अपने नासिक डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए, मालेगांव की तरक्की होंगी तो सीधी बात है महाराष्ट्र की भी तरक्की होंगी। तो इसके लिए जो भी करना चाहिए, एक अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन सब मिलकर अगर साथ में काम करते हैं तो थोड़ा पाठपुरावा करने के बाद हर एक विषय को न्याय मिल सकता है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आने वाले दिनों में मालेगांव के ये कुछ पॉलिटिकल एंगल से ये बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या भाई ये चुनाव ये वो ऐसा कुछ विषय नहीं, लेकिन ये बात भी सच है क्या हम सबको यही मिट्टी में जाना है। तो जैसे अपना पूना जो पानी का प्रकल्प है, आयशा हकीम जी उनके पीरियड में हुआ है ना, है क्या नहीं? तो उनका नाम हमेशा निकलता है। तो जितना हमसे बन सकता है मैं समझता हूँ हर एक ने कोशिश करना चाहिए। बाहर गांव से आए हुए सभी मेहमान का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ।